हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स होता क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है विजाइना, ये है सर्विक्स और ये है यूट्रस। ठीक है, सो अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो आपको पता है यूट्रस ज़्यादा मासिव होता है एज़ कम्पेयर टू विजाइना, तो ये यूट्रस नीचे क्यों नहीं आता है। ठीक है, और जब ये आ जाता है तो उसको हम प्रोलैप्स बोलते हैं। ये यूट्रस नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे जो है इसको होल्ड किया हुआ है कुछ लिगामेंट्स ने, कुछ स्ट्रक्चर्स ने, तो उसको हम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं या सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस बोलते हैं। तो ये नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे इसको होल्ड किया हुआ है सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस ने। ठीक है, तो जब ये सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस वीक हो जाती हैं या फेल हो जाती हैं तो ये अपनी मास की वजह से या ग्रेविटी की वजह से ये इस तरह से नीचे आ जाता है, जिसको हम प्रोलैप्स यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए तीन तरह की सपोर्ट होती हैं। नंबर वन इज प्राइमरी सपोर्ट। प्राइमरी सपोर्ट का मतलब है जो सबसे ज़्यादा जिनका मेन रोल है उसको सपोर्ट करने में। ठीक है, फिर है सेकेंडरी और टर्शरी सपोर्ट जिनका कम रोल होता है। प्राइमरी सपोर्ट तीन तरह की होती है, यूट्राइन एक्सिस, मस्कुलर सपोर्ट और लिगामेंट सपोर्ट। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो मस्कुलर सपोर्ट होती है। ठीक है, अभी हम इनको सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूटेराइन एक्सिस। ठीक है, यूटेराइन एक्सिस देखिए आप, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है ये वाला। ठीक है, अब यूट्रस, सर्विक्स और विजाइना ऐसे वर्टिकल नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक एंगल्स पे होते हैं जिनको हम जो कि मतलब इसकी जो एक्सिस है वो टिल्टेड होती है। ठीक है, इट इज़ नॉट स्ट्रेट। एक्सिस का मतलब क्या होता है, जो विजाइना की मिडलाइन से लाइन जाएगी उसे विजाइनल एक्सिस बोलेंगे, जो सर्विक्स के मिडलाइन से लाइन जाएगी उसे सर्वाइकल एक्सिस बोलेंगे, और जो यूट्रस के मिडलाइन से जाएगी उसे यूट्राइन एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रेट लाइन ना होके ये कर्व लाइन है, एक एंगल्ड लाइन है। ठीक है, ये तीनों एक्सिस जो हैं, यूट्राइन एक्सिस और सर्विक्स एक्सिस और वेजाइनल एक्सिस, ये तीनों स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें और एंटी वर्जन एंगल। ठीक है, एंटी वर्जन एंगल क्या होता है, देखिए दोनों कंडीशन में क्योंकि सर्विक्स बीच में है तो सर्विक्स ने यूट्रस के साथ भी एंगल बनाना है और सर्विक्स ने वेजाइना के साथ भी एंगल बनाना है, तो दोनों एंगल्स में सर्विक्स तो कॉमन होने वाला है। ठीक है, एंटीवर्जन का मतलब क्या होता है, जो एंगल सर्वाइकल एक्सिस, ये मैंने बीच में लाइन बना दी तो ये सर्वाइकल एक्सिस होगी, जो एंगल सर्वाइकल एक्सिस वेजाइनल एक्सिस के साथ बनाती है उस एंगल को हम एंटीवर्जन बोलते हैं। कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो वी फॉर वेजाइना और वी फॉर वर्जन। ठीक है, तो ये तो कॉमन ही है, सर्विक्स तो दोनों में कॉमन ही है। तो एंटीवर्जन कौन सा एंगल है, जो सर्विक्स विजाइना के साथ बनाता है, और ये एंगल नॉर्मली 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये एंगल जो है ये नॉर्मली 90 डिग्री होता है। आप देख सकते हो कि ये एंगल नॉर्मली 90 डिग्री है। ठीक है, अब एंटी फ्लेक्शन क्या होता है, जो एंगल सर्वाइकल एक्सिस, जो एंगल सर्वाइकल एक्सिस यूट्राइन एक्सिस के साथ बनाती है। ये देखिए, देख रहे हैं आप। ये जो है वैसे तो ये लगभग स्ट्रेट ही होता, लेकिन बस थोड़ा सा ही मुड़ा हुआ है, तो ये एंगल 180 डिग्री ना होके ये 170 डिग्री होता है। ठीक है, एंटी फ्लेक्शन जो सर्वाइकल एक्सिस यूट्राइन एक्सिस के साथ बनाती है, एंटीवर्जन जो सर्वाइकल एक्सिस वेजाइनल एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, उसको हम एंटीवर्जन एंगल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आया है इससे रिलेटेड। अब क्वेश्चन आया था एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन। एंटी फ्लेक्शन मतलब जो एंगल सर्वाइकल एक्सिस बनाती है एंड यूटेराइन एक्सिस के साथ, अभी हमने पढ़ा ना, इज मेंटेन्ड बाय,
वो किसकी वजह से ये एंगल बनता है, ठीक है। ये इस तरह से सर्विक्स और यूट्रस ऐसे स्ट्रेट क्यों नहीं है, ये ऐसे ऐसे क्यों हैं, ऐसे क्यों नहीं है, इसको किसने मोड़ा हुआ है। तो ऑप्शंस में था डिफरेंट डिफरेंट लिगामेंट्स, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो यूट्रस होता है, ये जो यूट्रस होता है ना हमारा, इसके फंडस से दो लिगामेंट्स निकलते हैं ऐसे करके, ठीक है, जिनको कि हम राउंड लिगामेंट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का नो डाउट आंसर राउंड लिगामेंट है, पर ये राउंड लिगामेंट कैसे मोड़ता है इसको, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, आप इस इमेज में देखिए, ये जो है राउंड लिगामेंट जो है ये जा गया लेटरली, तो यहाँ लेटरली दोनों तरफ से गया, तो ये पेल्विक वॉल तक गया, ठीक है। आप जो है मुझे मेरे थॉरेक्स को समझिए राउंड लिगामेंट, सॉरी यूट्रस, और ये निकले दो लिगामेंट्स, ठीक है। तो ये दो लिगामेंट्स सबसे पहले लेटरली जाते हैं और ये पेल्विक वॉल तक जाते हैं, ठीक है। पेल्विक वॉल पे जाके इनका क्या होता है कि इसके बाद ये देख रहे हैं आप, एक कैनाल में जा रहे हैं, ठीक है। ये कैनाल क्या है, ये कैनाल है इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। दोनों तरफ फिर ये इंग्वाइनल कैनाल में जाते हैं और फिर इंग्वाइनल कैनाल से निकल के ये नीचे ये स्ट्रक्चर लेबिया मेजोरा है, और लेबिया मेजोरा पे के इंटीरियर एंड पे जाके ये इंसर्ट हो जाता है। समझ में आ गई। तो इसका मतलब है कि अब आप फिर से कैमरा में देखेंगे, ठीक है, कि ये जो राउंड लिगामेंट निकले थे ये लेटरली जाके इंग्वाइनल कैनाल में गए और फिर उसके बाद ये एंटीरियरली और नीचे लेबिया मेजोरा पे इंसर्ट हो गए। अब कोई चीज़ जब इंटीरियरली और नीचे जाके इंसर्ट होएगी जो कि यूट्रस से निकल रही है, तो वो उसको आगे बेंड कर देगी, और वो हल्का सा ही करता है क्योंकि इतना ज़्यादा दम नहीं होता है राउंड लिगामेंट में। तो इसलिए ये 180 डिग्री से एंगल 170 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो यूट्रस है ये हल्का सा इस तरह से आगे की तरफ जो है ये टिल्ट कर जाता है, और ये इस तरह से स्ट्रेट एक्सिस ना होके इस तरह से थोड़ा सा ये एक्सिस आगे बेंड कर जाती है। सो एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन इज मेंटेन बाय राउंड लिगामेंट, ठीक है। अब ये हम पढ़ रहे थे यूट्राइन एक्सिस। ऐसे कर्व्ड यूट्राइन एक्सिस होने से प्रोलैप्स कैसे बचता है। देखो, अगर ये ऐसे स्ट्रेट होएगी यूट्राइन एक्सिस तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाएगा यूट्रस, बट ऐसे ही कर्व्ड होगी तो ये यूट्रस का जो भार है वो आसपास वाले ऑर्गन्स पे चला जाएगा। ये देखिए, ये यूट्रस का सारा प्रेशर जो है ब्लैडर पे चला जाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि एंटी फ्लेक्शन जो यूट्रस होता है वो नॉर्मल यूट्रस होता है और वो प्रोलैप्स नहीं करता, और जो रिट्रोवर्टेड यूट्रस होता है वो बहुत जल्दी प्रोलैप्स करता है, ठीक है। उसमें क्योंकि पीछे जो है उसका भार लेने के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता। सेकंड टाइप की जो सपोर्ट है वो मस्कुलर सपोर्ट थी, ठीक है। हमने यूट्राइन एक्सिस कंप्लीट कर लिया है, अब हम मस्कुलर सपोर्ट पे आ गए हैं। सेकेंड टाइप ऑफ जो सपोर्ट है वो मस्कुलर सपोर्ट है। तो मस्कुलर सपोर्ट जो है वो 3 मसल से दी जाती है, लिवेटर एनाई, यूरोजेनाइटल डायफ्राम और पेरिनियल बॉडी। इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है बीच में, दिस इज यूट्रस, ठीक है। मैं और इसको आउटलाइन कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज यूट्रस, दिस स्ट्रक्चर इज यूट्रस, ठीक है। अब ये जो यूट्रस है इसको यहाँ पे देखिए कौन सी मसल्स ने होल्ड किया हुआ है। ये जो मसल है, ये जो मसल है, दिस इज लिवेटर एनाई, और नीचे ये जो मसल्स ट्रांसवर्स और उससे नीचे जा रही हैं वो है यूरोजेनाइटल डायफ्राम, ठीक है। और उससे नीचे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये है पेरिनियल बॉडी, ठीक है।
तो इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से पकड़ा हुआ होता है मस्कुलर सपोर्ट से। ठीक है, अब आप इंसेट में देखोगे, मानिए ये यूट्रस है, ठीक है, तो इस तरह से मेरे हैंड्स जो हैं वो लिवेटर एनाई हैं। ठीक है, मेरे हैंड्स जो हैं वो लिवेटर एनाई हैं। आई होप आपको दिख रहा है। ठीक है, ये बीच में जो है ये पेन है, ये देखिए ये जो पेन है ये यूट्रस है और मेरे हैंड्स लिवेटर एनाई हैं। बिल्कुल इस तरह से एक झूले की तरह जो है यूट्रस को कस के पकड़ा हुआ है। ये तो वर्टिकल सेक्शन है ना पिक में, तो इस तरह से चारों तरफ से लिवेटर एनाई होती है। ठीक है, और ये जो यूरोजेनाइटल डायफ्राम है ये इस तरह से होता है, ट्रांसवर्स। ठीक है, और पेरिनियल बॉडी तो स्ट्रक्चर्स है जो नीचे हैं। ठीक है, तो ये जो मेन, इन तीनों में से जो मेन होता है वो लिवेटर एनाई होता है। ठीक है, इन तीनों में से जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो लिवेटर एनाई होता है। लिवेटर एनाई बिल्कुल ऐसे उसको जो है पकड़ा हुआ होता है, यूट्रस को बीच में कस के बहुत एक अच्छा सपोर्ट दिया होता है उसने। तो इन तीनों में से जो मेन है वो लिवेटर एनाई है, और ये क्वेश्चन भी आता है। और सारी सपोर्ट्स में से मेन यूट्राइन एक्सिस, मस्कुलर सपोर्ट और लिगामेंट सपोर्ट, तीनों में सबसे जो मेन है वो मस्कुलर सपोर्ट है, और मस्कुलर सपोर्ट में मेन है वो लिवेटर एनाई है। ठीक है, चलिए अब हम लिवेटर एनाई का क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, ये पीछे सैक्रम है, ये जो है ये प्यूबिस है। ठीक है, और ये जो है ये सैक्रम है। ठीक है, सो अब हमने देखना है कि ये जो बीच में स्ट्रक्चर है, ये जो राउंड स्ट्रक्चर है, ये है हमारा सर्विक्स। तो आप देख रहे हो कि कितना स्ट्रांगली इसको पकड़ा हुआ है। ये लिवेटर एनाई की ही मसल्स हैं सारी। सो दिस इज प्यूबोकॉक्सीजियस, प्यूबो रेक्टालिस, ये रेक्टम तक जाती है। ठीक है, सर्विक्स के पीछे रेक्टम होता है, और ये है इलियोकॉक्सीजियस। तो इसको बहुत ही अच्छे से इन्होंने स्ट्रांगली होल्ड किया होता है लिवेटर एनाई को। ठीक है, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द मस्कुलर सपोर्ट। लेट्स गो टू लिगामेंट सपोर्ट। लिगामेंट सपोर्ट जो है वो तीन तरह की होती है, मैकेनरॉडिड्स लिगामेंट और ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट। ओके, नाउ ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये है सर्विक्स। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है सर्विक्स, और ये जो स्ट्रक्चर आगे है यूरिनरी ब्लैडर है, और ये पीछे रेक्टम है। ये क्रॉस सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। ठीक है, तो अभी हमने लिगामेंट समझने हैं। ठीक है, इनको समझने से पहले जो है आप इधर इसकी तरफ देखेंगे। अब ये फ़ोन को आप समझेंगे कि ये फ़ोन जो है ये है यूट्रस। ठीक है, अब ये लोअर पार्ट सर्विक्स हो गया। ठीक है, ये लोअर पार्ट सर्विक्स हो गया, तो यहाँ से ट्रांसवर्सली जो लिगामेंट निकलते हैं दो। ठीक है, इस तरह से आप ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से जो ट्रांसवर्सली लिगामेंट निकलते हैं सर्विक्स से और वो जाके पेल्विस पे इंसर्ट होते हैं, उनको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट या मैकेनरॉडिड्स लिगामेंट। इन तीनों जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे मेन जो होता है वो यही होता है, मैकेनरॉडिड्स और ट्रांसवर्स सर्वाइकल। मेन का मतलब होता है जो सपोर्ट ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैकेनरॉडिड्स और ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट देते हैं, दोनों एक ही नाम है, इसीलिए इनको कार्डिनल लिगामेंट भी बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको हम कार्डिनल लिगामेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं।
ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट और इन्होंने पेल्विस पे जाके इंसर्ट हो गए हैं। ठीक है, अब ये जो लिगामेंट्स हैं जो आगे की तरफ निकलता है वो है प्यूबो सर्वाइकल, आगे प्यूबिस बोन होती है, तो ये है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको इजी होगा समझना। ये जो एंटीरियर लिगामेंट है जो यूरिनरी ब्लैडर को एनसर्कल करता हुआ के आसपास ये होता है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, और ये जो पीछे है इसको हम बोलते हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। ये लिगामेंट इसको हम बोलते हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। तो ये 3 लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, हम फिर से इनको पिक्चराइज करने की कोशिश करते हैं। ये जो लिगामेंट सर्विक्स से ट्रांसवर्सली निकल रहे हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं ट्रांससर्वाइकल, कार्डिनल लिगामेंट और मैकेनरॉडिक्स लिगामेंट्स। ठीक है, जो एक लिगामेंट जो है आप सोचो कि अब एंटीरियरली आगे प्यूबिस बोन तक जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से यूँ सर्विक्स पे अटैच होके डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्यूबो सर्वाइकल। और बिल्कुल वैसे ही जो पीछे वी बनाते हुए जाते हैं और उनके बीच में रेक्टम आती है उसको बोलते हैं हम यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। ठीक है, तो ये 3 पेयर्स ऑफ लिगामेंट होते हैं, इनमें से सबसे मेन होता है मैकेनरॉडिक्स, ट्रांसवर्स सर्वाइकल या कार्डिनल लिगामेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं जब हमारी सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस जो है वो पूरी हो चुकी है, अब हम देखते हैं कि ये ऑर्गन प्रोलैप्स कैसे करता है। ठीक है, अब जब ये सपोर्ट्स वीक हो जाएंगी तो ये यूट्रस जो है नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये सिर्फ यूट्रस ही नीचे नहीं आता है, इसके साथ और स्ट्रक्चर्स भी आते हैं जिसको हम इस डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये जो है ये है वेजाइना और ये है यूट्रस, ये है ब्लैडर, ये है यूट्रस, ये है वेजाइना और ये है रेक्टम। ठीक है, अब ये सपोर्ट्स जब हमने जो सपोर्ट्स पढ़ी वो वीक हो गई तो इसके साथ सिर्फ यूट्रस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो वेजाइना की वॉल्स हैं ये कैसे लूज हो गई हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये जो है ये अब क्योंकि ये जुड़े हुए होते हैं पेरिटोनियम से और फेशिया से, तो इसके साथ साथ ये जो है ब्लैडर भी नीचे आता है और रेक्टम भी नीचे आती है। दिस इज़ द नॉर्मल कंडीशन एंड दिस इज़ द प्रोलैप्स कंडीशन। ठीक है, तो आपने देखा कि जब यूट्रस नीचे आता है तो इसके साथ साथ ब्लैडर भी आता है और रेक्टम भी आता है, और ब्लैडर और यूट्रस के बीच में होती है एंटीरियर वेजाइनल वॉल, तो ये भी नीचे आती है और इसको इसलिए इनके साथ साथ जो है प्रोलैप्स यूट्रस के साथ साथ जो है सिस्टोसील भी होता है। ब्लैडर के प्रोलैप्स करने को हम बोलते हैं सिस्टोसील और रेक्टम के प्रोलैप्स करने को हम बोलते हैं रेक्टोसील। तो ये प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ईटियोलॉजी ऑफ प्रोलैप्स। ठीक है, हमने अब सपोर्ट्स पढ़ ली हैं और हमने देख लिया है कि जब यूट्रस प्रोलैप्स होता है तो उसके साथ साथ ब्लैडर भी प्रोलैप्स होता है, एंटीरियर वेजाइनल वॉल भी प्रोलैप्स होती है और पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल भी प्रोलैप्स होती है और रेक्टम भी प्रोलैप्स होती है। ठीक है, ईटियोलॉजी ऑफ प्रोलैप्स में देखेंगे हम कि जो फर्स्ट जो रीज़न है वो है मेनोपॉज। वो क्यों होता है, लेट्स सी। हमने पढ़ा सबसे मेन जो होती है वो लिवेटर एनाई होती है। ठीक है, सबसे मेन जो होती है वो लिवेटर एनाई होती है, ये वही डायग्राम है। ठीक है, ये लिवेटर एनाई मस्कुलर सपोर्ट मेन होती है और उसमें सबसे मेन होती है लिवेटर एनाई। ठीक है, अब इस लिवेटर एनाई मसल की टोन को, ठीक है, 2 चीज़ें कंट्रोल करती हैं। एक तो इसके अंदर एक न्यूरल टोन होती है यानी नर्व सप्लाई की टोन,
जो नर्व सप्लाई करती है वो इंटैक्ट हो, और नंबर 2 होती है इसमें ईस्ट्रोजन टोन। ठीक है, तो अगर बॉडी में ईस्ट्रोजन रहेगा तो ये लिवेटर एनाई फंक्शनल रहेगी, अगर नहीं रहेगा तो ये बॉडी में किसी वजह से ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो ये जो है समझ आ रही है आपको, ये जो है ये लिवेटर एनाई वीक हो जाएगी, सपोर्ट ऑफ द यूट्रस वीक हो जाएगी। तो सबसे जो रीज़न है मीनोपॉज पे जो यूट्रस प्रोलैप्स करते हैं मीनोपॉज पे, उसका रीज़न है कि क्योंकि ये जो ईस्ट्रोजन टोन है मीनोपॉज पे ये लॉस हो जाती है और ये लिवेटर एनाई बहुत वीक हो जाती है। और सेकेंड रीज़न है जो भी इस लिवेटर एनाई को स्ट्रेच करेगा, इस पर प्रेशर देगा, इसका काम बढ़ाएगा, वो जो है उसकी वजह से ये जो है इसकी टोन जो है वो वीक हो जाएगी। एनीथिंग विच इंजर्स, जो इसको इंजर करेगा, तोड़ेगा या इसको स्ट्रेच करेगा लिवेटर एनाई को, वो जो है तो लिवेटर एनाई वीक हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको कौन इंजर और कौन वीक करता है। देखिए, अब ये यूट्रस एक बहुत बड़ा ऑर्गन हो जाता है, आप सबको पता है ये यूट्रस जो है एक बहुत बड़ा ऑर्गन हो जाता है जब इसमें प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, सो लेट्स सी कैसा हो जाएगा। ये तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है, ये प्रेग्नेंट यूट्रस हो गया। ठीक है, अब इसमें ये आ गया बच्चा। ठीक है, अब ये बच्चा जब तक इतना भारी यूट्रस होगा तो ये जो है लिवेटर एनाई पे ये जो है प्रेशर डालता रहेगा, इसको स्ट्रेच करता रहेगा। ठीक है, तो जो है लिवेटर एनाई वीक हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है विद एवरी पैरिटी द लिवेटर एनाई वीक्स। ठीक है, सो वो क्योंकि वो स्ट्रेच करते हैं। अब एक हमने पढ़ा था जो भी इसको स्ट्रेच करेगा, और ये स्ट्रेचिंग कॉन्ट्रैक्शंस में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि तब कॉन्ट्रैक्शंस का प्रेशर भी आता है और बच्चे का प्रेशर भी आता है। ठीक है, सो अब हमने देखना है इसको इंजर कौन करता है। जब हम फोर्सेप्स लगाएं या किसी भी और वजह से फॉल्टी फोर्सेप्स, ठीक है, फॉल्टी फोर्सेप्स जब हम लगाते हैं तो ये जो है लिवेटर एनाई इंजर हो जाती है। ठीक है, लेट्स गो टू दो नाउ द क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात रह गई थी कि कंप्लीट पेरिनियल टियर और नॉट द फॉल्टी फोर्सेप, द एडिक्वेटली अप्लाइड फोर्सेप, ये दोनों ही जो है सेकेंड स्टेज को शॉर्टन करते हैं। एपिजोटमी और फोर्सेप ये सेकेंड स्टेज को शॉर्टन करते हैं, ये कम करते हैं। तो ये जो है ये कंप्लीट पेरिनियल एपिजोटमी और फोर्सेप एंड एडिक्वेटली वाइजली अप्लाइड फोर्सेप, करेक्टली अप्लाइड, नॉट द फॉल्टी, वाइजली और करेक्टली अप्लाइड फोर्सेप, ये जो है शॉर्टन करते हैं सेकेंड स्टेज को, और फिर उनसे लिवेटर एनाई इंजर नहीं होती। तो ये जो है ये प्रिवेंट करते हैं प्रोलैप्स को। ठीक है, ये देखिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग, अब ये क्वेश्चन आया था FMG दिसंबर 18 में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, कौन सा जो इवेंट है वो नहीं कॉज करेगा प्रोलैप्स। सबसे पहली बात उन्होंने बताई प्रेसिपिटेट लेबर। तो प्रेसिपिटेट लेबर में दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उन दर्दों की वजह से लिवेटर एनाई स्ट्रेच होगी और इसलिए जो है प्रोलैप्स होगा। प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज जो है उसमें भी ऐसी ही कंडीशन होगी। प्रीमेच्योर बियरिंग डाउन, ठीक है, प्रीमेच्योर बियरिंग डाउन में भी ऐसा ही हाल होगा क्योंकि बियरिंग डाउन प्रीमेच्योर शुरू कर दिया। ठीक है, तो उस लिवेटर एनाई ज़्यादा स्ट्रेच होगी, सेकेंड स्टेज ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, प्रोलॉन्ग हो गई है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और वो लिवेटर एनाई को ज़्यादा स्ट्रेच करेंगी। थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर या कंप्लीट पेरिनियल टियर रेक्टम को टियर करता है।
तो उससे रेक्टम फट जाती है और हमारी लिवेटर एनआई पे जो प्रेशर है वो कम होता है, बच्चा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वो एक अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन वो लिवेटर एनआई की स्ट्रेच को हमेशा जो है लिवेटर एनआई की स्ट्रेच को हमेशा कम करती है। एपिजोटमी, करेक्टली अप्लाइड फोर्सेप और जो है कंप्लीट पेरिनियल टियर, ये तो लिवेटर एनआई की स्ट्रेच को हमेशा कम करते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन में था कि इंजर जब हम फोर्सेप लगाते हैं तो हम यहाँ पे ये देखिए, ये हमने फोर्सेप लगाए, ठीक है, ये हमने फोर्सेप लगाई यहाँ पे हेड पे। तो अब ये फोर्सेप जो है अगर हम सही तरीके से नहीं लगाएंगे, फॉल्टी फोर्सेप, ठीक है, तो ये लिवेटर एनआई को तोड़ देंगे। ठीक है, तो फॉल्टी फोर्सेप ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रोलैप्स। लेकिन अगर हम सही तरीके से लगाएंगे तो ये लिवेटर एनआई नहीं इंजर होगी और जो है सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इटियोलॉजी ऑफ प्रोलैप्स। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स स्टडी द टाइप ऑफ प्रोलैप्स। ठीक है, चलिए, अगर अपर टू लेट्स स्टडी टाइप ऑफ प्रोलैप्स on the basis of the anterior vaginal wall prolapse and posterior vaginal wall prolapse। अगर इसके लिए हमें इस डायग्राम की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब ठीक है, अब देखिए एंटीरियर टू थर्ड, ये एंटीरियर टू थर्ड पे क्या है, ब्लैडर है। अब अगर एंटीरियर अपर टू थर्ड, ठीक है, एंटीरियर अपर टू थर्ड पे ब्लैडर है। अब अगर इंटीरियर अपर टू थर्ड प्रोलैप्स होती है तो क्या होगा, ये मूव नहीं कर रहा। जब इंटीरियर अपर टू थर्ड वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स होगी तो इसके साथ साथ ब्लैडर भी आएगा। ये देखिए, ये आ गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टोसील। एंटीरियर अपर टू थर्ड जब प्रोलैप्स करती है तो इसको हम बोलते हैं सिस्टोसील। अब जब ये नीचे वाली भी प्रोलैप्स करेगी, लोअर वन थर्ड, तो क्या आएगा, यूरिथ्रा, तो इसको हम बोलेंगे यूरिथ्रोसील। ठीक है, यूरिथ्रोसील। अब ये इसको हम पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब पोस्टीरियर वेजाइन अपर वन थर्ड प्रोलैप्स करेगी तो होगा एंटीरोसील, क्योंकि वो साथ में ही आ जाएंगे। और जब मिडल टू थर्ड करेगी तो होगा, मिडल वन थर्ड करेगी सॉरी, तो होगा रेक्टोसील। और ये जब करेंगे लोअर वन थर्ड करेगी तो होगा लैक्स्ड पेरिनियम। ठीक है, लैक्स पेरिनियम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम एक बार फिर से इसको इरेज करके आपको बता देते हैं कि जब एंटीरियर वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स करती है तो होता है, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में प्रोलैप्स की भी हुई है तो आप समझ सकते हो इससे कि जब एंटीरियर जो है और अपर टू थर्ड प्रोलैप्स करेगी तो होगा सिस्टोसील। ये देखिए, ये प्रोलैप्स कर गई तो ये हो गया सिस्टोसील। और अगर लोअर वन थर्ड एंटीरियर वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स करेगी तो होगा यूरिथ्रोसील। अब अगर अपर वन थर्ड पोस्टीरियर करेगी तो होगा एंटीरोसील। ठीक है, जब मिडल वन थर्ड करेगी पोस्टीरियर वाली तो होगा रेक्टोसील। ठीक है, और जब लोअर वन थर्ड करेगी, आप इसको डायग्राम से समझेंगे समझ आ जाएगा, लैक्स्ड पेरिनियम। ठीक है, so that was all about the different type of prolapse on the basis of anterior vaginal prolapse and the posterior vaginal prolapse. Okay, so now let's see how we can classify the prolapse. Okay, so
शॉज के हिसाब से हमने इस प्रोलैप्स को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। लेट्स सी, दिस ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज नोन एज इंट्रोशियस, दिस ओपनिंग इज नोन एज इंट्रोशियस, ठीक है। अब नाउ दिस इज वेजाइना, ठीक है, एंड this is cervix and this is uterus, this is normal condition, okay, okay। now let's see, फर्स्ट डिग्री क्या होता है, जब ये जो है ये सर्विक्स और यूट्रस इनसाइड द वेजाइना आ जाते हैं, या आप कहोगे इंट्रोशियस से ऊपर है, ये इंट्रोशियस है। सो इफ दिस सर्विक्स इज, सर्विक्स सबसे लोअर पॉइंट है ना, इफ दिस सर्विक्स इज इनसाइड द वेजाइना देन इट इज फर्स्ट डिग्री। नाउ सेकेंड डिग्री क्या होता है, इफ दिस सर्विक्स इज, व्हाट इज सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री होता है इफ दिस सर्विक्स रीचेस द इंट्रोशियस। अब जब ये सर्विक्स यहाँ इंट्रोशियस पे आ गया तो इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री, ठीक है। अब थर्ड डिग्री क्या होता है, थर्ड डिग्री होता है इफ दिस सर्विक्स इज आउटसाइड द वेजाइना, ठीक है, if the cervix is outside the vagina like this, now you are seeing that this cervix is outside the vagina, okay, so this is third degree। और प्रोसीडेंशिया, प्रोसीडेंशिया क्या होता है, जब ये जो है प्रोसीडेंशिया क्या होता है, जब ये फंडस ही इंट्रोशियस से बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब आप इमेजिन करो, हाँ ये, अब जब ये फंडस ही बाहर आ जाएगी तो उसको हम प्रोसीडेंशिया बोलेंगे, नीचे सर्विक्स तो बहुत ही नीचे होगा, ठीक है, तो हम उसको जो है प्रोसीडेंशिया बोलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट डिग्री सेकेंड, ये क्या हुआ, सर्विक्स जो है ये क्या हुआ, सर्विक्स बाहर है इंट्रोशियस से, तो ये हो गया थर्ड डिग्री, ठीक है। ये क्या हुआ, ये भी थर्ड डिग्री, ठीक है। ये क्या हुआ, एट द इंट्रोशियस है, सेकेंड डिग्री, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये अबव द इंट्रोशियस है, या इसको हम बोल सकते हैं इनसाइड द वेजाइना है, तो ये हो गया फर्स्ट डिग्री, ठीक है। सो दिस वाज शॉज क्लासिफिकेशन, ओके। अब जो है पॉपक्यू क्लासिफिकेशन, एक नई क्लासिफिकेशन आई है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा चांसेस आपसे नहीं पूछी जाएगी, बट इसके छोटे छोटे पॉइंट्स बता देते हैं। पॉप मीन्स पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, क्यू मीन्स क्वांटिफिकेशन, इससे हमें सही क्वांटिफाई हो जाता है कि सिस्टोसिल कितना है, एंटीरियर वेजाइनल वॉल कितनी प्रोलैप्स है, रेक्टोसिल कितना है और क्या है। इसके अंदर 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रोलैप्स को ही क्वांटिफाई करने में काम नहीं आती, जब हम सर्जरी कर देते हैं तो वो सर्जरी कितने अच्छे से हुई है, सिस्टोसिल कितना ठीक हुआ है, रेक्टोसिल कितना ठीक हुआ है, तो ये भी वो क्वांटिफाई कर लेती है, ठीक है। सो इट क्वांटिफाई प्रोलैप्स प्लस इट क्वांटिफाई द आउटकम, सर्जरी आउटकम, ठीक है, ओके। Now next is the question, which is this is a question from FMG December 21, which of the following is the treatment of decubitus ulcer in the uterine prolapse। So the answer to this question is decubitus ulcer का treatment क्या होता है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पैकिंग। मैं पहले आपको समझाती हूँ डिक्यूबिटस अल्सर क्या होता है। देखिए, ये हमारा नॉर्मल यूट्रस है डायग्राम में, और ये जो है हमारा प्रोलैप्स यूट्रस है जिसमें कि फंडस भी नीचे है, प्रोसीडेंशिया वाला, ठीक है। अब आप इस डायग्राम में देखोगे, ये देखिए कि ये जो प्रोलैप्स जब होता है
तो इसके साथ साथ आप पढ़ ही चुके हो कि ये इंटीरियर वेजाइनल वॉल भी नीचे आती है, ठीक है। अब इसकी जो ब्लड सप्लाई होगी ना बेटे वो भी नीचे आएगी। ये मान लो ये इसकी ब्लड सप्लाई वीनस सप्लाई है, ये भी इसके साथ साथ नीचे आएगी, ठीक है। तो जब इस कंडीशन में ये पूरा नीचे आ जाएगा ना, तो अभी मैं सिर्फ आपको इसकी आर्टरी बना के दिखा रही हूँ, तो इसकी आर्टरी भी इस तरह से नीचे आ जाएगी। वेन्स बना के दिखा रही हूँ, तो इसकी जो वेन्स हैं वो भी नीचे आ जाएंगी। और ये इंट्रोशियस के आसपास जो है ये वेन्स बहुत बुरी तरीके से दब जाती हैं। ये देखिए, मैं ये जो है इसकी वीनस सप्लाई एकदम बाहर होती है। अब ये जो है दूसरी तरफ की वीनस सप्लाई है। अब ये इंट्रोशियस के लेवल पे, ये इंट्रोशियस है ना, ठीक है, ये इंट्रोशियस है, यहाँ ये इंट्रोशियस है वेजाइना की ओपनिंग। तो यहाँ पे जो है ये जो है वीनस सप्लाई जो कि बाहर की तरफ होती है वो दब जाती है, ठीक है। तो उस क्योंकि इसकी वीनस सप्लाई दब जाती है, इसकी ब्लड सप्लाई दब जाती है, तो वहाँ पे जो है नीचे डी क्यूबिटस यहाँ पे जो है अल्सर्स बनने शुरू हो जाते हैं। जहाँ पे वीनस सप्लाई बंद हो जाएगी तो वहाँ पे ऑफ कोर्स अल्सर्स बनेंगे, तो उसको हम डी क्यूबिटस अल्सर बोलते हैं। तो क्वेश्चन इस पे भी आता है डी क्यूबिटस अल्सर की इटियोलॉजी क्या है, तो वो है वीनस कंजेशन, ठीक है, क्योंकि वेन सप्लाई दब जाती है। और इसका मैनेजमेंट क्या है, इसका सबसे अच्छा मैनेजमेंट है कि इस प्रोलैप्स यूट्रस को, अगर आपको उसको ठीक करना है, इसको अंदर डाल दो, रीपोजिशन। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो है रीपोजिशन, ठीक है, रीपोजिशन, ठीक है। और फिर अंदर डाल के उसकी पैकिंग करो। अब वो रीपोजिशन आप पैसरी से भी कर सकते हो, पैसरी थोड़ी ही देर में पूछ रहे हैं हम। और फिर वहाँ पे उस अल्सर की पैकिंग करो एक्रीफ्लेविन से, ठीक है, एक्रीफ्लेविन से। सो अब इसके अंदर जो है ना ही तो रीपोजिशन दिया था और ना ही पैसरी दिया था, पैकिंग दिया था। तो पैकिंग मतलब उसकी ड्रेसिंग करो, ठीक है। ड्रेसिंग से क्या होगा, ड्रेसिंग एक्रीफ्लेविन से पैकिंग करो, उससे क्या होगा कि एक तो अल्सर ठीक हो जाएगा और दूसरा वो पैक, क्योंकि पैक आ जाएगा ना तो वो रास्ता फ्री नहीं रहेगा, तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टडी द ट्रीटमेंट, ओके। नाउ अब ट्रीटमेंट क्या होता है, ज़्यादातर जैसे हमने पढ़ा इसकी इटियोलॉजी जो है ये मीनोपॉज के टाइम पे होता है, ठीक है। तो जो है मोस्ट कॉमनली जो लेडी होती है वो 40 ईयर्स से ज़्यादा होती है और उसकी फैमिली कंप्लीट होती है, ठीक है, इस सेक्शन में होता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम उस सेक्शन में हम उसकी वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी कर देते हैं और पेल्विक फ्लोर रिपेयर करते हैं। थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगी पेल्विक फ्लोर रिपेयर क्या होता है, ठीक है। इस ऑपरेशन को जिसके अंदर हम वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी और पेल्विक फ्लोर रिपेयर करते हैं, इसको बोलते हैं वार्ड मायो ऑपरेशन, ठीक है। सो हम देखते हैं अगर मान लो किसी की लेबर टाइम पे बहुत ज़्यादा इंजरीज हो गई हैं तो उसका हम क्या करेंगे, ठीक है। लेबर इवेंट्स पे बहुत ज़्यादा न्यूरल इंजरी हो गई है, उसका हम क्या करेंगे। अगर उसकी एज 40 ईयर्स से कम है और उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, आई एम एट द एज ऑफ 35 एंड 35, अब अगर मुझे प्रोलैप्स हो गया, सो आई डोंट वांट कि मेरी जो है बॉडी की ईस्ट्रोजन टोन जाए और मेरा यूट्रस रिमूव हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोलैप्स है ना, तो इसमें हम इस सर्विक्स को काट देते हैं, ठीक है, एक रब कर देती हूँ, ठीक है। अब ये जो प्रोलैप्स यूट्रस है जिसमें कि वो लेडी अभी यंग है, 40 ईयर्स से कम है, तो उसमें हम ये जो ये जो सर्विक्स है इसको हम काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी फैमिली कंप्लीट है,
ठीक है। तो मुझे सर्विक्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ईस्ट्रोजन टर्न के लिए जो है मुझे यूट्रस की ज़रूरत है, ताकि मैं तो सर्विक्स को कट कर देना और फिर ये जो बचा हुआ यूट्रस है इसको हम मैकेनरॉडेट्स लिगामेंट जो ट्रांसवर्सली जा रहे थे उससे टाई करके उन मैकेनरॉडेट्स लिगामेंट को टाइटन कर देते हैं। तो ये सर्जरी को बोलते हैं जो कि लेस देन 40 ईयर्स में होती है, फॉदरगिल और मैनचेस्टर रिपेयर। ठीक है। अगर आप उन लोगों में से हो जो भूल जाते हो कि क्या होती है, कौन सी सर्जरी किस में करते हैं, ठीक है, तो जो है मैंने इस चीज़ को ऐसे याद किया हुआ है। सबसे कॉमन जो है वो है वार्ड मायो। मोस्ट कॉमन जो एडमिशन्स होती हैं वो वार्ड में होती हैं, ठीक है। और फॉदरगिल और मैनचेस्टर, जब जितना फादर मदर बनना था जितने बच्चों का उतने बच्चों का बन चुके हैं, तो वो होती है जिसमें फैमिली कंप्लीट है और यंग है, फॉदरगिल और मैनचेस्टर रिपेयर। थर्ड वो केसेस अगर जिनमें प्रोलैप्स हो जाता है जिनमें कंजेनाइटल मस्कुलर वीकनेस है और वो अभी यंग हैं, जिनकी फैमिली या तो पूरी नहीं हुई है या जिनकी फैमिली अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उन्होंने अभी और बच्चा करना है, तो ऑफ कोर्स वो सर्विक्स को नहीं कटाएंगे। तो फिर उस केस में जो है हम उस केस में जो है वो सर्विक्स को नहीं कटाएंगे, क्योंकि अगर कटाएंगे तो फिर कटे हुए सर्विक्स में बच्चा इम्प्लांट तो हो जाएगा, फीटस इम्प्लांट तो हो जाएगा, लेकिन उसको होल्ड कैसे करेगा वो बच्चा, तो प्रीटर्म लेबर से बाहर आ जाएगा। तो उस केस में हम स्लिंग सर्जरी करते हैं। स्लिंग सर्जरी में हम जो है क्या करते हैं, यूट्रस को एक स्लिंग के साथ जो है हम इसको बांध देते हैं, ठीक है। तो स्लिंग सर्जरी हम उनमें करते हैं जिनमें अभी फैमिली कंप्लीट नहीं है, दे वांट टू कंसीव, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट कॉमनली जो है 60 ईयर्स के आसपास होता है या 50 ईयर्स के आसपास होता है, जब ईस्ट्रोजन की टोन चली जाती है मीनोपॉज में, उस टाइम तक हमारी बॉडी में जो है 50 ईयर्स के आसपास कुछ और बीमारियां भी आ जाती हैं। मान लो उस लेडी को हार्ट प्रॉब्लम है और हमें एनेस्थेटिस्ट ने बोला है क्योंकि ये हाई रिस्क है, प्लीज़ इसलिए आप जो है इस पेशेंट को आप 5-10 मिनट ही ऑपरेट कर सकते हो। तो 5-10 मिनट में विजाइनल हिस्टेरेक्टमी और पेल्विक फ्लोर रिपेयर तो हो नहीं सकती। अगर उस पेशेंट को किसी भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम या किसी भी तरह का एनेस्थेटिक हाई रिस्क है, ठीक है, तो उसको हमें 5-10 मिनट में ऑपरेट करना होता है। तो उसमें हम ली फोर्टे कॉल्पोक्लेसिस करते हैं। कॉल्पो का मतलब होता है वेजाइना, क्लेसिस का मतलब होता है जोड़ देना। तो आप देख रहे हो ये है वेजाइना और ये है ऊपर यूट्रस और सर्विक्स। अब ये बार बार नीचे आ रहे थे इस लेडी में, लेकिन हम इनमें बढ़ा, तो हमने क्या किया, ठीक है, ये है इसका मैंने क्रॉस सेक्शन दिखा रही हूँ आपको। ये है इसकी एंटीरियर वेजाइनल वॉल और ये है पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, ठीक है। तो अब इंटीरियर और वेजाइनल वॉल को और पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को हम ठीक है, ये है पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल और ये है इंटीरियर वेजाइनल वॉल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ली फोर्टे कॉल्पोक्लेसिस में हम ये पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को ऐसे आगे ले आते हैं, इंटीरियर वेजाइनल वॉल को ऐसे आगे ले आते हैं और इनको फिर हम जोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको बोलते हैं वेजाइनल वॉल को आगे लाके जोड़ देना। अब क्योंकि ये जुड़ जाएंगी एंटीरियर वेजाइनल वॉल, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा रादर देन ऐसा। तो अब ये कहाँ से वापस आएगा, बंद हो गया ना वेजाइना, तो अब ये कहाँ से वापस आएगा, तो उस केस में हम ली फोर्टे कॉल्पोक्लेसिस करते हैं। ली फोर्टे कॉल्पोक्लेसिस क्या होता है, किसमें करते हैं, जिनको हार्ट डिजीज़ है, ठीक है। तो इसमें हम ली फोर्टे
कॉर्पोक्लेसिस करते हैं। हार्ट डिजीज या कोई भी एनेस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिस्क है, ठीक है। अब लास्ट टाइप ऑफ सर्जरी उनके लिए है लास्ट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, सर्जरी नहीं ट्रीटमेंट उनके लिए है जो बिल्कुल भी 5-10 मिनट भी एनेस्थीसिया नहीं ले सकते या 5-10 मिनट भी कोई सर्जरी नहीं करा सकते। तो उनके लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है पैसरी रख दो। पैसरी क्या होता है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले अब ये क्वेश्चन देखते हैं। 24 ईयर्स ओल्ड नली पैरस फीमेल, इससे पहले मुझे लगता है हम पैसरी देख लेते हैं क्वेश्चंस देखने से पहले। ये रहा पैसरी क्या होता है ये देख लेते हैं। ये पैसरी है, ये रिंग है, तो ठीक है। ये अब हम इस तरह से वेजाइना में यूट्रस को रीपोजीशन करके हम इस तरह से वेजाइना के अंदर जो है हम ये रिंग रख देते हैं, तो ये जो है यूट्रस को वापस नीचे नहीं आने देता। तो यही ट्रीटमेंट था उस लेडी का जो हमने पैसरी पढ़ी थी, राइट। समझ आ रहा है आपको। तो ये जो है जिनमें कुछ भी सर्जरी नहीं होती, तो इस तरह से ये रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पैसरीज हैं, ये हम डाल देते हैं। तो जो है ये फिर प्रोलैप्स नहीं हो पाता, एक ये ढक्कन की तरह काम करती हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इस पैसरी को कैसे चेक करते हैं, पर उससे पहले हम लेते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं प्रोलैप्स पे, ठीक है। अब ट्रीटमेंट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। 24 ईयर्स ओल्ड नली पैरस फीमेल एमरजेंसी रूम में आई है, FMG जून 22 का क्वेश्चन है, सारे बहुत ही ध्यान से देखोगे। ये फीमेल जो है इमरजेंसी रूम में आई और उसका पूरा का पूरा सर्विक्स बाहर है और उसको सिस्टोसील भी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। हिस्टेक्टमी तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि ये नली पैरस है और 24 ईयर्स की है। फिर इन्होंने कहा है ली फॉर्टे एंड इंटीरियर कॉर्पोरेफी। ली फॉर्टे क्या था, जिसमें हम वेजाइनल वॉल्स को ऐसे मिला देते थे। तो अगर हमने इसको ऐसे मिला दिया तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो तो ओल्ड एज के लिए सर्जरी होती है, ठीक है। समझ आ गई। कॉर्पोक्लेसिस कैसे हम उसका स्पर्म कैसे अंदर जाएंगे, अगर वेजाइनल वॉल को इस तरह बंद कर देंगे, वो इंटरकोर्स कैसे करेगी। फिर उसके बाद वो कहते हैं सिर्फ सिस्टोसील की रिपेयर कर दो, नहीं ये भी नहीं पॉसिबल। लास्ट में है पैसरी फॉर टेम्परेरी रिलीफ, तो इसका आंसर था पैसरी फॉर टेम्परेरी रिलीफ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FMG जून 21 और नीट PG 2019 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। 60 ईयर्स ओल्ड वुमेन है, इसका यूट्रस पूरा 10 सेंटीमीटर बाहर है, सो दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इस तरह से इमेज भी दी हुई थी। तो इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो विजाइनल हिस्टेक्टमी विथ पेल्विक फ्लोर रिपेयर थी। तो हमारी पेंडिंग थी पेल्विक फ्लोर रिपेयर पढ़ना। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं, इस तरह से जो यूट्रस बाहर है ये प्रोलैप्स में भी आता है और यही जो यूट्रस इस तरह से बाहर है ये इन्वर्जन में भी आता है। तो हम देख लेते हैं कि प्रोलैप्स में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इन्वर्जन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा ब्लैडर है और ये रेक्टम है और ये विजाइना है, ठीक है। सो अब हमने ये यूट्रस अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये इस तरह से यूं नीचे आ जाता है। तो ये जो यूट्रस नीचे आएगा इसके साथ साथ ये विजाइनल वॉल्स भी नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सर्विक्स जो है हमें बाहर दिखेगा। सर्विक्स विल बी सीन एट लोअर एंड, सर्विक्स विल बी सीन एट लोअर एंड। तो इस पिक्चर में जैसे आपने देखा था सर्विक्स बिल्कुल लोअर एंड पे था, ये रहा, ठीक है। तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ प्रोलैप्स, इट इज़ नॉट अ कंडीशन ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। अब इन्वर्जन में क्या होता है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। अब इन्वर्जन में क्या होता है कि अब आप सबको पता है कि बच्चा जब निकल जाता है तो इस तरह से ये प्लेसेंटा यूट्रस में लगा होता है और ये अम्बलाइकल कॉर्ड है, ठीक है। अब हम जब इस अम्बलाइकल कॉर्ड को पुल करते हैं, ट्रैक्शन देते हैं, अगर कोई
गलत तरीके से ट्रैक्शन दे दे तो क्या होता है, तो गलत तरीके से ट्रैक्शन दे दे तो क्या होता है, मान लो किसी ने बहुत ही गलत तरीके से यहाँ पे ट्रैक्शन दे दी तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही गलत तरीके से इसको खींच लिया तो अब भी यूट्रस नीचे आएगा, क्योंकि जो पोस्टमार्टम अभी जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट यूट्रस है, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है ना, प्लेसेंटा बाहर नहीं निकला है, तो ये जो है अब आप देखोगे कि ये कैसे बाहर आएगा। ठीक है, अब ये यूट्रस यूं करके बाहर आएगा तो अब इस तरह से ये पहले फंडस नीचे आएगी, सर्विक्स नहीं नीचे आएगा, क्योंकि पहले फंडस आई है। तो अब अगर ये ज़्यादा भी बाहर आता है, अगर इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को हम पुल करेंगे तो नीचे जो है सबसे पहले फंडस आती है इन्वर्जन यूट्रस में। ठीक है, तो इन्वर्जन यूट्रस में फंडस आती है और उसके साथ अटैच्ड होता है प्लेसेंटा। ठीक है, तो अगर सर्विक्स पहले नीचे आता है तो देन इट इज़ अ केस ऑफ प्रोलैप्स, अगर फंडस पहले दिखती है हमें इमेज में देन इट इज़ अ केस ऑफ इन्वर्जन यूट्रस। ओके, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑफ पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, जिनमें हम सर्जरी नहीं करते। FMG दिसंबर 18 का क्वेश्चन है, तो वो होता है पैसरी। ठीक है, पेरिनियोरेफी, इन सब में हम सर्जरी करते हैं। शिरोडकर प्रोसीजर्स, ली फॉर्टे प्रोसीजर्स, इन सब में हम सर्जरी करते हैं। लास्ट में रह गया हम इन सिस्टोस्टिल वगैरह को कैसे चेक करते हैं, बहुत ही छोटी सी क्लास रह गई है। ठीक है, देखो जो जो है सिस्टोस्टिल वगैरह को रिपेयर करना है हम फिर देखेंगे। तो अब ये जो वेजाइनल वॉल जो ढीली सी हो गई है सिस्टोस्टिल के साथ, ठीक है, तो उसको हम वेजाइनल वॉल रिपेयर करते हैं। तो कॉल्पो का मतलब है वेजाइना, कॉल्पो का मतलब होता है वेजाइना। ठीक है, एंटीरियर का मतलब एंटीरियर वेजाइना, रेफी का मतलब है रिपेयर। एंटीरियर वेजाइना की जब हम रिपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं एंटीरियर कॉल्पो रेफी। तो जब हम ये एंटीरियर वेजाइनल वॉल की रिपेयर करेंगे तो ये सिस्टोसील भी ठीक हो जाएगा और यूरिथ्रोसील भी ठीक हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसील एंड यूरिथ्रोसील, एंटीरियर कॉल्पो रेफी। अब जब हम ये पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल की रिपेयर करेंगे यानी पोस्टीरियर कॉल्पोरेफी, तो उस और या पेरिनियम को ठीक करेंगे तो उसको हम बोलते हैं, रेक्टोसील के लिए होती है पोस्टीरियर कॉल्पोरेफी। अब एंटीरोसील जो होता है, जब अपर पार्ट ऑफ द ये यहाँ पे ये लार्ज गट जब आ जाती है नीचे, ठीक है, अभी इस कंडीशन में तो सिर्फ रेक्टम आया है, ये जब लार्ज गट भी नीचे आ जाएगी प्रोलैप्स की वजह से, तो उसके लिए हमें थोड़े से अलग प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, सिर्फ पोस्टीरियर कॉल्पोरेफी से नहीं आराम आता। तो जो वेजाइनली हम प्रोसीजर करते हैं वो है मैकॉल कॉल्डोप्लास्टी, और जो कल्डो मीन्स पाउच ऑफ डगलस से जो हम प्रोसीजर वेजाइनली करते हैं, और जो हम एब्डोमिनल प्रोसीजर करते हैं उसको बोलते हैं मोशोविट्स रिपेयर। तो ये थोड़े से नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में सर्जरीज में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब थर्ड है वॉल्ट प्रोलैप्स क्या होता है। अब हमने जो है ये जो नीचे आ रहा था हमने उसकी, ये जो बार बार प्रोलैप्स हो रहा था हमने उसकी वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी कर दी। अब ये जो अपर एंड बच जाता है इसका हिस्टेरेक्टमी वाले वेजाइना का, उसको हम बोलते हैं वॉल्ट। हिस्टेरेक्टमी वाले वेजाइना का जो अपर एंड बच जाता है वॉल्ट। अब क्या होता है कि ये भी नीचे आना शुरू हो जाता है सर्जरी के बाद, तो उसके लिए हमें जो है इस वॉल्ट को, अगर वॉल्ट प्रोलैप्स होता है, हमने सर्जरी कर दी है, वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी कर दी है, पेशेंट घर चली गई थी, तो 2-3 महीने बाद पेशेंट फिर आ गई कि अब मेरा वॉल्ट प्रोलैप्स कर रहा है, तो उसके लिए जो हम सर्जरी करते हैं वो है मैश सैक्रल कॉल्पोपेक्सी। मतलब इसमें हम वेजाइना को फिक्स कर देते हैं एक मैश के साथ, सैक्रम पे उसको बांध देते हैं, उसको बोलते हैं मैश सैक्रल कॉल्पोपेक्सी। पैक्सी मीन्स फिक्सेशन।
अगर उसे यूट्रोसेक्रल लिगामेंट के साथ सस्पेंड करते हैं, तो यूट्रोसेक्रल लिगामेंट हमने पहले ही पढ़ लिया था, वो पीछे होता है, तो उसको बोलते हैं यूट्रोसेक्रल लिगामेंट सस्पेंशन। अगर उसे हम सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट के साथ फिक्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन। जो पीछे वाले लिगामेंट्स के साथ हम हमेशा सेक्रम या जो हम ये सेक्रम, सेक्रल या सेक्रो, यानी जो पीछे सेक्रम या सेक्रम के लिगामेंट्स के साथ जब भी हम सस्पेंड करते हैं तो हम वो वॉल्ट को ही करते हैं। तो ये सारे जो नाम है वो वॉल्ट प्रोलैप्स के साथ होंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं पैसरी। देखिए पैसरी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा आप इस पर प्लीज़ ध्यान दे लो, क्योंकि पैसरी आप लोगों ने इंसर्ट करनी होती है एज अ इंटर्न। तो एग्जामिनर चाहता है कि आप लोगों का काम तो आपको अच्छे से आए ही आए। ठीक है, क्योंकि अब इस पैसरी को चेक कैसे करते हैं। ठीक है, अब पैसरी डाल दी तो उस पेशेंट को बोलते हैं वॉल्सल्वा। देखो एक बात अच्छे से समझो कि हमें नहीं पता कि उस जो भी पेशेंट हमारे पास आई है उसका वेजाइनल का डायामीटर कौन सा है, उसको कौन सी पैसरी सूट करेगी। ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आती हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में होती हैं, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो। ठीक है, तो उस पैसरी को कैसे चेक करेंगे कि हमने ठीक पैसरी डाली है कि नहीं डाली है, तो उस पेशेंट को बोलते हैं आप वॉल्सल्वा मैन्यूवर या कफ करके देखो। अगर वो पैसरी आराम से निकल रही है तो वो गलत पैसरी है, मतलब वो लूज छोटी साइज़ की पैसरी है, तो उसको बड़े साइज़ की डालनी है। अब हो सकता है कि हमने पहले ही जो है वो बड़े साइज़ की डाल दी हो। अब जब वो बड़े साइज़ की डालेंगे तो उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा, राइट, बड़े डायामीटर की डाल दी है। ठीक है, अब हो सकता है कि ये वेजाइना है, एक मिनट, और ये हमने पैसरी डाली है। ठीक है, अब ये अगर शॉर्ट डायामीटर की होगी, छोटी पैसरी होगी, तो क्या होगा कि ये बाहर निकल आएगी जैसे ही पेशेंट कफ करेगा, है ना। और अगर ये बहुत ही बड़ी डाल दी है हमने, तो ये वेजाइना पे बहुत ज़्यादा पेन करेगी, राइट, तो उसको डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है, नंबर 2। और नंबर 3, अब क्योंकि आपने देखा है इस तरह से सिस्टोसील भी आ जाता है। अब हो सकता है कि ये जो हमने पैसरी डाली है यहाँ डालेंगे ना, ठीक है, वो इस सिस्टोसील को या यूरिथ्रा को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हो, तो उस पेशेंट को हम यूरिन करने के लिए भी बोलते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन इन नीट पीजी 2018, द रिकमेंडेड मेथड फॉर असेसिंग द एडिक्वेट रिपोजिशनिंग ऑफ रिंग पैसरी, dislodgement with Valsalva, presence or absence of discomfort, negative cuff stress test, all. So the answer was all. Now last but not the least, once it was asked कि पैसरी के इंडिकेशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, पैसरी के इंडिकेशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, ओके, पैसरी के इंडिकेशंस होते हैं, पैसरी के इंडिकेशन होते हैं, एक तो जब हमने पढ़ा जब एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिस्क है, एनेस्थेटिस्ट बोल रहा है 1 मिनट भी इसको मैं एनेस्थीसिया नहीं दे सकता तब, या फिर जब वो लेडी अर्ली प्रेगनेंसी में है। ठीक है, प्रेगनेंसी में भी हम ऑपरेट नहीं कर सकते, या वो पोस्ट पार्टम है लेडी, तो 6 वीक्स पोस्ट पार्टम तक भी हम ऑपरेट नहीं कर सकते। तो अप टिल 18 वीक्स हम पैसरी डाल सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द पैसरी। तो प्रोलैप्स से क्वेश्चंस आते हैं, बट उतने ही क्वेश्चंस आते हैं पैसरी और डीक्यूबिटस अल्सर से। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को, हालांकि ये लास्ट में आप बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। थैंक यू।